कर लिया था, सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पाई बॉन्ड्स, और कुछ क्वेश्चन थे ये कर लिए थे हमने। अब आज का जो टॉपिक है वो थर्ड टॉपिक कह सकते हैं इस चैप्टर से, जो कि है हमारा स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किन डिफरेंट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसी में आता है आपका, अगर बात करी जाए तो एक होता है आपका कंप्लीट, दूसरा होता है कंडेंस्ड, और तीसरा होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज, कि आप जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने, एक तरह से कह सकते हो कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको अब हम पूरा लाइन वाइज नहीं करके थोड़ा मेजर बातें देख लेते हैं। तो अगर बात करी जाए कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला की, तो इसमें क्या होता है कि हम कार्बन से जुड़े हुए जितने भी एटम हैं उनमें सभी पे क्या करते हैं कि जितने भी हमारे आप कह सकते हो कि बॉन्ड हो सकते हैं सभी को दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो इथेन के स्ट्रक्चर में, तो इथेन के स्ट्रक्चर में क्या है कि जो आपका ये कार्बन 1 है और ये कार्बन 2 है, इससे जुड़े हुए जितने भी हमारे एटम हैं हमने सभी के बॉन्ड को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला। जैसे इथीन के लिए आपको पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है हमारा, C2H4। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे एटम हैं जितने भी और उनके बीच में बनने वाले जितने भी बॉन्ड हैं सभी को प्रॉपर बॉन्ड नोटेशन से दिखा रहे हैं, है ना। जैसा हमें पता है कि कार्बन है तो 2 कार्बन पर इस तरह से हमारे क्या लगे रहते हैं, 2 हाइड्रोजन लगे रहते हैं। ठीक है, और बीच में इनके एक पाई बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो हमें सारे बॉन्ड दिखाने होते हैं। ठीक है, ऐसे ही इथाइन का स्ट्रक्चर दिखाया गया आपको, मिथेनॉल का स्ट्रक्चर दिखाया गया। ठीक है, तो अब यही स्ट्रक्चर आप क्या कर सकते हो, कंडेंस वे में भी बना सकते हो। तो नेक्स्ट अब इससे शॉर्टकट या शॉर्ट तरीका आता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, क्योंकि अगर हम हर बार इस तरह से बॉन्ड दिखाएंगे एटम के बीच में तो क्या होगा, ये काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा, एक इनकन्वीनियंट भी हो जाएगा लिखने का। तो हम थोड़ा क्या है शॉर्टकट ले सकते हैं, इमेजिन करके चल सकते हैं कि हाँ इनके बीच में सिंगल बॉन्ड तो होना ही होना है। तो स्पेशली हम कार्बन हाइड्रोजन के जो बीच के बॉन्ड होंगे उनको गायब कर दिया करेंगे, है ना, मतलब उनको नहीं दिखाया करेंगे। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाया करेगा, एक कंडेंस फार्मूला आ जाया करेगा। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह से लिख दिया गया CH3 तो इस बार हमने इस तरह से नहीं लिखा इसे कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के जो बॉन्ड थे या जो नेक्स्ट कार्बन था उनके में आपस में जो बॉन्ड थे उनको हमने नहीं शो करा है। तो इस तरह से अगर हम लिखते तो ये क्या कहलाता, ये कहलाता आपका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये कहलाता आपका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। और जब हमने ये बॉन्ड यहाँ से ओमिट कर दिए, इनको यहाँ से रिमूव कर दिया और डायरेक्ट लिख दिया इन शॉर्ट CH3 और CH3, तो अब ये क्या कहला रहा है, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसी तरह से हमने इथीन के केस में करा है, इथाइन के केस में करा मेथेनॉल। तो जनरल वे जो होता है सबसे ज़्यादा जो नॉर्मल आप यूज करते हो इंटरमीडिएट लेवल पे, इस क्लास 12 के लेवल पे, वो यही वाला फार्मूला यूज करते हो, क्या, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। इससे पहले का जो फार्मूला है आपका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये जब स्पेशली आपको अगर हाइब्रिडाइजेशन पता करनी होती है या फिर कह लेंगे हमें कुछ स्पेशल रिएक्शन वगैरह कराने होते हैं तो उस दौरान हम यूज कर लेते हैं, अदरवाइज नॉर्मल वे में यही यूज करा जाता है। अब जो थर्ड टाइप है, ठीक है, ये स्पेशली क्या है, जो आप
क्या है सीनियर लेवल पे चले जाते हो और केमिस्ट के तौर पे जब आपको बहुत ढेर सारे क्या है कि रिएक्शंस करने हैं तो आप क्या है और शॉर्टकट लेते हो और तब आप क्या यूज करने शुरू कर देते हो, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप यूज करना स्टार्ट कर देते हो। इसमें क्या होता है कि जो आपका जो कार्बन और हाइड्रोजन है ये नहीं दिखाए जाते, ठीक है, आर नॉट शोन एंड द लाइंस रिप्रेजेंटिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर ड्रॉन इन अ जिगजैग फैशन, ठीक है। देख पा रहे होंगे आप यहाँ से कह रहे इन दिस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट शोन एंड द लाइंस representing carbon carbon bonds are drawn in a zigzag fashion। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं द ओनली एटम्स स्पेसिफिकली रिटर्न आर ऑक्सीजन क्लोरीन नाइट्रोजन एटसेट्रा। मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अलग जो एटम्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं तो कार्बन हाइड्रोजन तो होने ही होने वहाँ, अगर उनके अलावा कोई दूसरे एटम्स आ जाते हैं हाइड्रो एटम्स जैसे ऑक्सीजन क्लोरीन नाइट्रोजन, तो इनको हम फिर डिनोट करते हैं, ठीक है, अलग से डिनोट करते हैं, वहाँ पे लिखते हैं। बाकी कार्बन हाइड्रोजन के लिए हम सिर्फ लाइन को फॉलो करते हैं। अब कह रहे हैं कि जो टर्मिनल्स होंगे इस बॉन्ड लाइन में, टर्मिनल आपके डिनोट क्या करेंगे मिथाइल ग्रुप्स को, CH3 ग्रुप्स को, ठीक है। while the line junctions denote carbon atoms bonded to appropriate number of hydrogens required to satisfy the valency of carbon atom। और बीच के जो जंक्शन होंगे वो जंक्शन क्या करेंगे लाइन जंक्शन कि आपके कार्बन एटम को डिनोट कर रहे होंगे जिसमें क्या है अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन लगे होंगे, जिससे भाई कार्बन की जो 4 वैलेंसी होती है टेट्रा वैलेंसी होती है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो वो हमें क्या है फॉर्मूले से ही देख के पता चलता है। अब जैसे इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है 3 मिथाइल ऑक्टेन, तो 3 मिथाइल ऑक्टेन को कह रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये आपका एक तरह से क्या हो गया कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, ठीक है, ये आपका एक तरह से कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। फिर इसी को इन्होंने जिगजैग मैनर में लिखा, ये एक तरह से बोल सकते हैं कि ये बॉन्ड लाइन फार्मूले का ही टाइप है। ये एग्जैक्ट बॉन्ड लाइन फार्मूला तो नहीं है पर ये बॉन्ड लाइन फार्मूले को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्पेशली इसलिए लिखा है कि आप इसको समझ पाओ कि ये किस तरह से फंक्शन कर रहा है। तो जब हम बॉन्ड लाइन फार्मूले का यूज कर रहे हैं तो आप क्या देख रहे हो कि जो टर्मिनल पार्ट है वहाँ पर क्या आएगा CH3 आने वाला है, क्या आने वाला है CH3 आने वाला है। और जो बीच के यहाँ पे जंक्शंस हैं जहाँ पर आपके कार्बन एटम्स है और उन पे क्या है अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स लगाए गए हैं, वो डिपेंड करेगा कि उसको कितनी ज़रूरत है। इसको हमने कैसे समझना है देखिए, जब अब हम इसको थोड़ा सा मार्किंग करके कर लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा कार्बन फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ और एट्थ कार्बन। तो कुछ इस तरह से है ना। थर्ड पोजीशन पे हमारा मैथिल ग्रुप लगा हुआ था इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3 मैथिल ऑक्टेन, ठीक है। नॉमेनक्लेचर हम अभी बाद में करेंगे, जैसे ही सीरियल में आएगा तो हम जैसे इस बुक का सीरियल चल रहा है उस अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। और मैं भी यही आपको कहूँगा कि अब जब फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो तो आप क्या करना है कि क्लास 11th 12th की NCERT पहले अच्छे से कर लो, फिर किसी दूसरी रेफरेंस बुक पे जाना। तो इससे क्या होगा आपका एक बेस बन चुका होगा, फिर आप थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप एकदम से क्या है कोई बड़ी रेफरेंस बुक ले लोगे एडवांस बुक ले लोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से शुरू करा जाए, है ना, एक तरह से आप खो जाओगे उसमें। तो पहले इसको कर लो एक बार, और करने के बाद फिर एक बार इसको रिवाइज कर लो, फिर कोई सी भी आप एडवांस बुक रेफ़र करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे देख लेते हैं कि सॉरी कि हमारा जो क्या है ये कार्बन है, जैसे सेकंड कार्बन है, तो सेकंड कार्बन जैसे आपको दिख रहा है कि ये जब हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो कहीं बीच में आ रहा है ना। तो ये जंक्शन वाले कार्बन्स हैं, जैसे सेकंड फोर्थ सिक्स्थ, है ना, ये सेवन्थ, इस तरह से सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, ये सभी क्या है जंक्शन के कार्बन। तो इन जंक्शन के कार्बन पे हमने ये देखना है कि ये कितने
लाइन से जुड़े हुए हैं। तो आप ये देख पा रहे हो, ये वाला सेकंड कार्बन आपका एक लाइन इधर जा रही है, ऐसे एक लाइन इधर जा रही है। तो इसका मतलब इसके दो बॉन्ड तो बन चुके हैं, दो कार्बन के साथ बन चुके होंगे इसके दो बॉन्ड। तो अब इसको ज़रूरत कितने की होगी, दो हाइड्रोजन की। तो वो रियल में फॉर्मूले में क्या होगा, दो हाइड्रोजन होगा। ऐसे अगर हम इस थर्ड कार्बन पर आए तो थर्ड कार्बन से हमें कितने लाइन निकलती हुई दिख रही है, 1 2 और 3। तो अब हमें पता है कि यहाँ पर रियल में जो हाइड्रोजन आने वाला होगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे इस वाले कार्बन के लिए, फोर्थ कार्बन के लिए जब आप देखोगे तो आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ से एक लाइन, दो लाइन। तो अभी इसको कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत और होगी, दो की। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह से बॉन्ड लाइन फॉर्मूला काम करता है। ठीक है, और टर्मिनल पे आप खुद समझ सकते हो कि जो टर्मिनल पे कार्बन है, ये जैसे यहाँ पर एक टर्मिनल पे कार्बन होगा तो इससे जो हमारा क्या जा रहा है, बॉन्ड जा रहा है, केवल सिंगल बॉन्ड निकल के जा रहा है। तो अभी इससे कितने हाइड्रोजन की और ज़रूरत होगी, 3 हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी। समझ पा रहे हो आप। तो इस तरह से ये बॉन्ड लाइन फार्मूला काम करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल इन्होंने दिया है कि वेरियस वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग 2 ब्रोमो ब्यूटेन आर। तो ये आपका पहला मेथड लिखा हुआ है 2 ब्रोमो ब्यूटेन को रिप्रेजेंट करने का। तो ये अपने आप में क्या है, एक कंडेंस्ड फार्मूला। क्या है ये, कंडेंस्ड फार्मूला, कि जिसमें हम एग्जैक्टली सारे बॉन्ड को नहीं दिखा रहे, हमने क्या करा है कि कंडेंस वे में लिख दिया इसको, है ना। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा जिगजैग फैशन में लिख रहे पार्ट बी में, तो इसको हम एक तरह से बोल सकते हैं कि ये बॉन्ड लाइन फार्मूले टाइप है। ठीक है, बॉन्ड लाइन फार्मूले से मिलता जुलता ही है ये। ठीक है, बॉन्ड लाइन फार्मूला कंसिडर कर सकते हैं इसे, या कंडेंस फार्मूला ही है जिसको हमने जिगजैग मैनर में लिख दिया। ये एग्जैक्ट आपका बॉन्ड लाइन फार्मूला है। ठीक है तो आपको यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से। तो बॉन्ड लाइन फार्मूला जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर था, ऐसे कंडेंस लाइन कंडेंस स्ट्रक्चर, उसको इतने शॉर्टकट में लिखा जा सकता है ना, कि आपने सिर्फ क्या करा, ऐसे 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 और बस ये बन गया। तो अब आपको पता है ये वाला जो टर्मिनल पोजीशन है ये किसको दिखा रहा है, CH3 को, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन होगा और इससे केवल एक ही बॉन्ड निकल के आ रहा है। ठीक है, इससे केवल एक बॉन्ड निकल के आ रहा है इस कार्बन से। तो अब इसे कितने की हाइड्रोजन की जरूरत होने वाली है, 3 की। अब जो नेक्स्ट कार्बन है, अगर हम इसे कंडेंस फार्मूले से देख रहे हैं तो हमें साफ पता है कि एक तो इससे CH3 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये वाला जो कार्बन है यहाँ पर, इस पर क्या है, एक तो CH3 ग्रुप, ये बॉन्ड है इसका, दूसरा ब्रोमीन के साथ है, और एक आगे के जो ग्रुप होंगे, ये वाला ग्रुप, इसके साथ CH2 और CH3 और ये Br। तो अब इस कार्बन को केवल कितने, और 3 बॉन्ड इसके ऑलरेडी बन चुके हैं, तो अब इसको कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है, केवल एक हाइड्रोजन की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर रियल में केवल एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब जो हमारा नेक्स्ट कार्बन है यहाँ पर, ये वाला कार्बन, तो आप देख सकते हो कि इस कार्बन की बॉन्डिंग किसके साथ है, इसके साथ है, इस कार्बन के साथ है। ठीक है, इस वाले कार्बन की। तो अब क्या है, एक बॉन्ड इसका ये बन चुका है और एक बॉन्ड ये बन चुका है ऑलरेडी। तो अब इस पर 2 बॉन्ड बन चुके थे, तो अब इससे कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है, 2 की। और टर्मिनल में ये वाला कार्बन है, इसके केवल एक बॉन्ड इधर की तरफ बन रहा है, इससे लेफ्ट की तरफ। तो इससे कितनी हाइड्रोजन की ज़रूरत है, अभी भी 3। तो ये हमारा इस तरह से हो गया। तो अब आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से काम करता है बॉन्ड लाइन फार्मूला। अच्छा, क्या है, अगर आपका साइक्लिक कंपाउंड्स हैं तो इन साइक्लिक कंपाउंड्स जो बॉन्ड लाइन फार्मूला है उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। या तो आप इस तरह से इसको लिख दो, जो एग्जैक्ट वे है वो ये है कि यहाँ पर जो आपका हर एक टर्मिनल ऐसे होगा जहाँ पे ज्वाइनिंग हो रही है, वहाँ पर क्या होगा, CH2 यूनिट होगी। क्यों, क्योंकि हर एक पॉइंट पर आपके एटलीस्ट क्या होंगे, 2 ज्वाइंट होंगे। तो 2 ज्वाइंट होंगे तो वहाँ पर एक कार्बन हमेशा ही क्या होगा, एटलीस्ट 2 कार्बन से जुड़ा होगा फर्दर। और 2 से कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी, मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन की होगी। ठीक है, तो ये साइक्लोप्रोपेन है। ठीक है, पे हम नॉमेनक्लेचर भी बाद में करेंगे। इसी तरह से आपका ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हो इससे
यहाँ पर एक कार्बन होगा, हर जॉइंट क्या है, कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। और ये भी आपको अब साफ दिख रहा है कि जो कार्बन है उससे कितने बॉन्ड निकल रहे हैं, उससे आपके 2 बॉन्ड निकल रहे हैं। तो अब इसको कितनी फर्दर हाइड्रोजन चाहिए होंगे, 2 हाइड्रोजन चाहिए होंगे। ऐसे बाकियों पे भी वही चीज़ है कि ये आपका कार्बन है और इससे एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड ऊपर की तरफ, तो इससे फर्दर कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे, तो ऐसे बाकियों के लिए भी, ठीक है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे ये किस तरह से काम करता है। अब ये स्ट्रक्चर है आपका इस तरह से बना हुआ, तो हर एक जॉइंट पर क्या है, कार्बन होते हैं, है ना। इतनी बात आप समझ ही चुके हो। अब हर कार्बन से आपने देखना है कि फर्दर कितने बॉन्ड बने हुए हैं। तो जैसे इस कार्बन को हम ले तो इस एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो अभी यहाँ कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी, 2 की। ऐसे बाकियों पे भी। अब इस कार्बन को हम जैसे देखें तो इस कार्बन पर हमें कितने बॉन्ड बने दिख रहे हैं, 1 2, और इस पे फर्दर एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना हुआ है। तो क्योंकि इसके 3 बॉन्ड बन चुके हैं ऑलरेडी, तो अब इसको कितने की ज़रूरत रह गई है, केवल 1 हाइड्रोजन की ज़रूरत रह गई है ना। बाकी जैसे इस कार्बन के लिए हम बात करें तो इस कार्बन पर आप देख पा रहे हो कि एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, 2 बॉन्ड बन चुके हैं। तो 2 बॉन्ड बन चुके हैं और कार्बन क्या होता है, टेट्रावेलेंट, तो अभी से 2 हाइड्रोजन अभी और चाहिए होंगे, 2 हाइड्रोजन के साथ इसके बॉन्ड बन रखे होंगे, है ना। क्यों, हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो कार्बन के साथ कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन तो होगा ही, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपका कंडेंस स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला होता है। नॉर्मल स्ट्रक्चर जो ओपन स्ट्रक्चर होता है ना, वो तो आप समझते ही हो, पहले से भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। अब हम प्रॉब्लम कर लेते हैं और इसमें आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। प्रॉब्लम 12.4 कह रहे एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस्ड फार्मूलाज इनटू देयर कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो आपको पहले से ही कंडेंस स्ट्रक्चर दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ से आपको कंडेंस्ड फार्मूले दे दिए गए हैं। अब आपने क्या करना है, इनको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला में कन्वर्ट करना है। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि जितने भी आपके कार्बन आपको ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है, इनको आप सीरियल में लिख लो ऐसे। एटलीस्ट सभी कार्बन ने आपस में क्या करना है, सिंगल बॉन्ड से तो जुड़ना ही है। तो आपको टोटल कार्बन यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, आप काउंटिंग भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 और 5। तो आप ऐसे सीरियल में लिख दो, आपने लिख दिया। अब किसी भी एक टर्मिनल से आप शुरू हो सकते हो। तो जैसे यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और इधर टर्मिनल पे भी 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, जो कि हमने पढ़ा भी है कि टर्मिनल पे क्या होंगे, जनरली 3 हाइड्रोजन लगे रहते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा कार्बन था, सेकंड कार्बन, उस पर क्या थे कि 2 हाइड्रोजन लगे हुए थे। तो अब जब हमने इसको क्या करना है, ओपन स्ट्रक्चर में बनाना है, तो इसी को हमने क्या करना था, दोबारा से इसको हम कर लेते हैं, इन्हीं को हमने ऐसे ओपन करके लिखना है बस, और कुछ नहीं। ऐसे सेकंड वाले के लिए भी हमने क्या करना है, ओपन करके लिखना है। फिर जब हम थर्ड कार्बन पे आ रहे हैं तो थर्ड कार्बन पे क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है ऐसे कार्बन के साथ, ठीक है। फिर फोर्थ कार्बन पर क्या हो रहा है, फोर्थ कार्बन पे भी आपके 2 हाइड्रोजन लगे हैं, तो आपने उनको ऐसे लिख देना है। और फिर जो आपका फिफ्थ कार्बन है उस पर भी ऐसे ही आपके 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ काम कर रहा है। ऐसे ही अगर आपको स्ट्रक्चर बी के लिए करना होगा तो आपने क्या करना है कि पहले कार्बन काउंट कर लो आप कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। अभी ये क्या है, ब्रैकेट में करके लिखा गया, इसका मतलब ये क्या है कि ये इस कार्बन से जुड़े हुए कार्बन है, ठीक है, ये स्ट्रेट चेन में नहीं आएंगे। और फिर नेक्स्ट कार्बन है, तो पहले आपने जो कार्बन आपको सीधे सीधे दिख रहे हैं उनको लिख लेना है, ठीक है। तो 1 2 3 और फिर उससे सीधी लाइन में फोर्थ कार्बन, तो आपने ऐसे लिख लेना है कि 1 2 3 और 4। फिर फर्स्ट कार्बन पे आपने देखा था
कि 3 हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो उनको आपने ऐसे ओपन स्ट्रक्चर लिखना है बस। फिर यहाँ पर सेकंड कार्बन पे हाइड्रोजन है और उससे जुड़ा हुआ कार्बन है, उस पर भी एक हाइड्रोजन है और इनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड। अब हमने क्या है, इसको थोड़ा शॉर्ट में ही लिख दिया है, चाहे तो हम इसको एग्जैक्टली भी क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड के थ्रू दिखाएंगे तो और बेहतर माना जाएगा, है ना, कंप्लीट स्ट्रक्चर में। फिर इस वाले कार्बन से, थर्ड कार्बन से आपकी क्या है, 2 CH2 यूनिट लगी हुई है, तो अब यहाँ पे आप 2 CH2 यूनिट लगा दो, और सॉरी 3 CH2 यूनिट लगी हुई है, तो आप इससे 3 CH2 यूनिट लगा सकते हो, CH2 का होल थ्राइस। तो आप देखोगे कि इसमें वैलेंसी ऑलरेडी इसकी कंप्लीट हो चुकी है, 1 2 3 4, तो ये CH2 फिर आगे ही जाएंगे, ठीक है, ये CH2 आपके आगे ही जाएंगे ऐसे, और फिर CH3। तो अब ये CH2 आगे जा रहे हैं, तो हमने इनको फिर कैसे लिखना है, ओपन स्ट्रक्चर में। ओपन स्ट्रक्चर में आपने इनको बस क्या करना है कि इनके कार्बन के साथ आपने हाइड्रोजन ऐसे ओपन करके लिखने हैं, है ना, ओपन करके लिखने, इस तरह से आ जाएगा। और इनको भी आप ओपन करके लिखोगे तो और अच्छा है। तो ये कुछ नहीं है, बस आपने ये ध्यान रखना होता है कि कार्बन हमेशा क्या है, 4 बॉन्ड बना सकते हैं, और पहले शुरू में आप सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाओ, और फिर उनसे जितने भी हाइड्रोजन आपने लिखने उनको सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ के लिख लो, जैसे आपको यहाँ पे सॉल्यूशन में दिख रहा है, ठीक है, इस तरह से आपने करना। तो ये आप कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स राइट अ कंडेंस्ड फार्मूला एंड ऑल्सो देयर बॉन्ड लाइन फार्मूला। ठीक है, तो आपको कह रहे हैं कि कंडेंस फार्मूला भी लिखना है और बॉन्ड लाइन फार्मूला भी लिखना है। तो आप देखोगे तो ऑलरेडी इनका कंडेंस फार्मूला तो लिखा ही हुआ है ना, जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, प्रॉब्लम ए 12.5, और इसको और ज़्यादा कंडेंस भी करा जा सकता है जैसे, ठीक है, वैसे तो ऑलरेडी अपने आप में कंडेंस था, पर उन्होंने इसको और ज़्यादा कंडेंस करा है। तो जैसा आप देख पाते हो कि यहाँ पे क्या है, CH2 CH2 CH2, फिर क्या है CH CH3, फिर CH CH3 CH3। तो अब हम इसमें ये कर सकते हैं कि हम, क्योंकि एक ही टाइप की जो यूनिट है वो रिपीट हो रही है काफ़ी टाइम, तो हम इसको इसके मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं कि 1 2 3, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, और इससे जोड़ के हमने क्या लिख दिया, OH, ठीक है, और फिर फर्दर क्या है, CH CH3 CH CH3, ये आपको 2 टाइम दिख रहा है, तो आप फर्दर इसको भी क्या कर सकते हो, CH CH3 को भी ऐसे 2 टाइम्स लिख सकते हो, और फिर CH3, तो कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ये अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं, ठीक है, इनको लिखने के, तो सही माना जाएगा। जैसे बुक के उसमें आप देखोगे तो OH CH2 का होल थ्राइस, ऐसे ही CH CH3 CH CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है, तो ये हमारे अपने तरीके हो सकते हैं। फिर इसी तरह से प्रॉब्लम आपको दी गई है बी के फॉर्म में। तो बी के फॉर्म में आप देख रहे हो, इन्होंने तो क्या है, इसके ट्रिपल बॉन्ड को दिखाया हुआ है, यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड को दिखाया हुआ है। तो आप इसका कंडेंस फार्मूला बनाते वक्त एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप इसको नॉर्मल CN लिखो, ठीक है, और इस तरह से CH लिखो, इस बॉन्ड को भी हम ऐसे गायब कर सकते हैं चाहे तो, है ना, और ऐसे करके भी लिख सकते हैं अगर हमें बहुत ज़्यादा कंडेंस करना है इसे तो, और ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे रहने दें और केवल इसको ही यहाँ से हटाएं। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, तो इन्होंने क्या किया है कि OH और CH इसको लिखा है, और क्योंकि ये CN के 2 थे तो CN का होल ट्वाइस लिख दिया। तो ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कोई उसमें ऐसा गलत नहीं माना जाता है ना। बस कंडेंस का मतलब ये है कि आपका बॉन्ड वहाँ से मतलब गायब नहीं हो जाने चाहिए, ऐसे रहे कि वो सही वे में लिखने चाहिए, है ना, कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाया था तो 4 ही बनाए, 5 ना हो, 3 ना हो, बस ऐसा नहीं होना चाहिए, और अलग अलग मेथड हो सकते हैं।
तो अब इनके बात आती है इनकी बॉन्ड लाइन फॉर्मूले की। ठीक है, तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में क्या होता है कि आपने सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट करना होता है और जो आपके कोई अलग से ग्रुप होते हैं उनको दिखाना होता है। तो पहले स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कि आप पे क्या था, आप पे टोटल एक यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर CH2 था, CH3 CH3 का होल ट्वाइस। तो आप पहले कार्बन ही इसमें काउंट कर लो तो ज़्यादा बेहतर है ना। तो यहाँ पर आपको टोटल कितने कार्बन दिख रहे हैं कि 3 कार्बन यहाँ हो गए, CH2 का होल थ्राइस का मतलब क्या है, 3 कार्बन यहाँ, फिर एक 4 5 6 और फिर 2 8 कार्बन है ना। अब इस तरह से कुछ लिखा गया है। तो अब आपने इनको बनाना, अगर आप ओपन स्ट्रक्चर से समझ पाओ तो आप ओपन स्ट्रक्चर में जाके देखो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 है। पर ये CH3 क्या है, इससे ब्रांच के वे में लगा हुआ है ना, क्योंकि दो तो हो नहीं सकते। ऐसे ये वाला CH3 भी ब्रांच के तौर पे लगा हुआ है। तो ये जो ब्रांच है वो ब्रांच के तौर पे ही आएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये ब्रांच वे में लगे हुए हैं। ठीक है, तो वो तो आपको पहले थोड़ा सा इसको लिखना पड़ेगा और तभी आपको समझ में आएगा, है ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप कर लेना उसको। फिर ऐसे ही दूसरा स्ट्रक्चर जो हमारा है बी वाला, इसमें भी यही होने वाला है कि आपका CH है और इससे दो आपके CN ग्रुप जुड़े, एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो आपने क्या है, सिंपल इसको CH वाली यूनिट को यहाँ रिप्रेजेंट करा गया, उससे जुड़े हुए दो CN और एक OH, इस तरह से। तो इसमें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा आपको, है ना, करना आप। देखो यहाँ पे कार्बन काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 और 6, और ये साइड चेन के रूप में थे, ये साइड चेन के रूप में है। फिर नेक्स्ट क्या है इसमें, प्रॉब्लम 12.6, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड लाइन फार्मूलाज टू शो ऑल द एटम्स इंक्लूडिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। कह रहे आपने क्या करना है, एक्सपेंड करना है इनको बॉन्ड लाइन फार्मूला को, जिसमें आपने क्या करना है, सभी एटम्स को दिखाना है, इवन कार्बन और हाइड्रोजन को भी। ठीक है, तो आप देख करो यहाँ पर एक्सपेंड कर लो। यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, हर कहीं पे कार्बन होने वाला है। ठीक है, पहले तो इसी पे देख लो। अब क्योंकि इस कार्बन के केवल कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 2, इसका मतलब यहाँ पर अभी क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे। तो ऐसे ही सब पे होने वाला है कि इस कार्बन के क्या है, केवल 2 बॉन्ड बन रहे थे, तो अभी यहाँ क्या लगे होंगे, 2 हाइड्रोजन ऐसे लगे होंगे। तो हम इनको लगा देते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है इतनी बात। और ये वाला जो कार्बन है इसका 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड बन गया है। तो इस कार्बन पे हम क्या कर सकते हैं कि 1 हाइड्रोजन दिखा देंगे। ठीक है, अब इससे फर्दर जो आपका कार्बन है इसके कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 और 3, तो इस पर भी क्या आएगा, केवल 1 ही हाइड्रोजन आएगा। अब जो यहाँ पर कार्बन होंगे टर्मिनल पे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि केवल एक ही लाइन जुड़ रही है, तो इनसे जो कितने हाइड्रोजन अटैच करने पड़ेंगे, 3। ऐसे इस वाले से भी 3। ठीक है, तो मैं तो इसी में कर रहा हूँ, आप अलग से कॉपी पेन पे करना। अब नेक्स्ट बी स्ट्रक्चर में आप देखो तो यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ पर भी ऐसे कार्बन होगा, तो हर जॉइंट पे आप कार्बन लिख दो पहले। ठीक है, लिख दिया आपने कार्बन। अब देखो कि हमें वैलेंसी पूरी करने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए। तो इस कार्बन से केवल कितना है, 1 बॉन्ड निकल के आ रहा है, तो अभी हमें कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, 3। ऐसे इस वाले कार्बन से हमारा फर्दर सेकंड कार्बन है, इससे कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 2। तो अब हमें इससे कितने हाइड्रोजन लगाने होंगे, 2। ऐसे ही इस वाले कार्बन पे आपको कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 2। तो इससे कितने हाइड्रोजन लगाने होंगे, 2। ऐसे इस वाले कार्बन से 2 बॉन्ड बन रहे हैं, 2 हाइड्रोजन, है ना। ऐसे आप समझ गए होंगे कि इनसे भी 2 हाइड्रोजन, इनसे भी 2 हाइड्रोजन, इनसे भी 2 हाइड्रोजन। और ये टर्मिनल वाले पे केवल कितना बॉन्ड बन रहा है, एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो अभी इस पर 3 हाइड्रोजन लगाने होंगे। समझ पा रहे हो। ऐसे ही फर्दर स्ट्रक्चर सी में यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर एक कार्बन होगा, ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन होगा, यहाँ पर एक कार्बन होगा और यहाँ पर भी एक कार्बन है, ठीक है, और फर्दर फिर यहाँ पे एक कार्बन होगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब इनके हाइड्रोजन की वैलेंसी हम देख लेंगे कितनी चाहिए होगी, कितने हाइड्रोजन अभी हमें चाहिए होंगे। तो ये टर्मिनल पे तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन चाहिए होंगे। और इस कार्बन पे आप देखोगे जब, तो आपको दिख रहा है कि इस कार्बन पे तो आपको 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं। तो इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, 1। ऐसे ही आप इस वाले कार्बन की जब बात करोगे तो इसके भी 2 बॉन्ड बन चुके हैं, तो इसको भी केवल 1 हाइड्रोजन चाहिए। और फर्दर यहाँ इस वाले कार्बन की अगर बात करी जाए तो इसका 1 बॉन्ड और इधर ट्रिपल बॉन्ड, तो इसके टोटल 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। तो अब इससे कोई हाइड्रोजन नहीं चाहिए, है ना, जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन लगेगा ही लगेगा। अगर उसकी ऑलरेडी 4 कंप्लीट हो गई है तो वहाँ पर हाइड्रोजन नहीं आएगा। अब यहाँ पर ये कार्बन जो हमारा है इस पर 3 बॉन्ड तो बन चुके हैं, लेकिन 4th बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए हमें एक हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। ऐसे ही इस वाले को अगर हम देखें तो क्या होगा, यहाँ पे एक कार्बन होगा, यहाँ पे ऐसे एक कार्बन होगा, यहाँ पर भी ऐसे कार्बन होगा, यहाँ पर भी एक कार्बन होगा, एक कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ होगा। तो अब क्या होगा इसमें कि फर्दर हमें 3 हाइड्रोजन चाहिए होंगे, क्योंकि अभी क्या है, केवल एक ही बॉन्ड बनाया है ना इसने, और टोटल 4 बॉन्ड बनाने हैं कार्बन ने। ऐसे इस वाले कार्बन पे देख लेते हैं। इस कार्बन पे आप देखो कि एक बॉन्ड तो ये बन गया है, एक बॉन्ड आपका ये बन गया है, तो अभी इसको कितनी की और ज़रूरत है, और एक बॉन्ड ये बन गया, कितनी की फर्दर ज़रूरत है, 1 की। ऐसे इस कार्बन के लिए हो गया कि 1 2 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, तो एक की ज़रूरत रह गई है। ऐसे ही टर्मिनल वालों के केवल एक बन रहे हैं, तो इनको कितने की ज़रूरत है, 3 की ज़रूरत है ना। बस अब समझ ही गए होंगे आप किस तरह से करना है ये। तो ये इनके सॉल्यूशन भी दिए हुए, आप बुक में भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ से करा दिया है। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की हमारी इसमें, जो कि है 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जो हम अभी पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर, जो हम पढ़ते हैं पेपर पे, वो तो क्या होते हैं 2D स्ट्रक्चर है, उससे हमें उतनी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है। लेकिन पेपर पे ही अगर हम अच्छे 3D स्ट्रक्चर को हमें समझना है तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करा जाए, वही यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो ये 3D स्ट्रक्चर एक तरह से बनाने की कोशिश करी गई है ना, मॉडल वगैरह जो होते हैं। तो पेपर पे तो हम मॉडल को इस तरह से रिप्रेजेंट कर कितना करेंगे, ठीक है। तो अब वही है कि आप अपना 2D में ही 3D की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए जो हमें रिप्रेजेंटेशन करनी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो पढ़ना है। तो कार्बन आपका क्या है, टेट्रावैलेंट है, उसमें क्या है 4 सिंगल बॉन्ड ऐसे लग सकते हैं। तो उसमें क्या करा गया है कि जो आपके बॉन्ड्स होते हैं, 2 बॉन्ड्स यहाँ के क्या होते हैं, प्लेन में होते हैं, ठीक है। जो हमारे ये 2D प्लेन है इसमें है, तो ये तो प्लेन वाले बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे आप कार्बन देख रहे हो सेम उसी प्लेन में आपके उससे 2 बॉन्ड बने हुए हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बने हुए हैं। फिर फर्दर जो 2 बॉन्ड होते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर कैसा है, अब इतना तो आपको पता ही है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ये। कैसे स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में अब कार्बन अपना क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है ना, उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश चल रही है। तो 2 बॉन्ड तो आपके क्या है, प्लेन में माने गए हैं। अब उनमें से 2 जो नेक्स्ट बॉन्ड है, उनमें से एक बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा होगा, है ना। एक बॉन्ड क्या है, आपकी तरफ आ रहा होगा, मतलब जैसा आप अपने टेट्राहेड्रल शेप देख रहे हो, तो जिधर से आप देख रहे हो तो एक बॉन्ड उधर की तरफ आ रहा होगा, है ना, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। तो उस टूवर्ड्स ऑब्जर्वर वाले बॉन्ड को हम, ये बॉन्ड टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, इसको हम सॉलिड वेज से डिनोट करते हैं। इसको, इस वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं, वेज बॉन्ड बोल देते हैं, सीधा सीधा क्या बोल देते हैं, वेज बॉन्ड बोलते हैं, वेज बॉन्ड। और एक बॉन्ड क्या होगा कि जिधर जिस एंगल से हम देख रहे हैं सामने की तरफ से, तो एक पीछे जा रहा होगा, क्या जा रहा होगा, पीछे की तरफ जा रहा होगा, तो उसको डैश से दिखाते हैं, ये
बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, इसको क्या बोलते हैं, डैश वेज बोलते हैं, या सीधा सीधा डैश बॉन्ड बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, डैश बॉन्ड। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये 3D मॉडल काम करता है। तो ये हायर केमिस्ट्री में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह में और स्टीरियो केमिस्ट्री में, पर थोड़ा बहुत आपको यहाँ नॉलेज होनी चाहिए। अब फर्दर इसमें टॉपिक आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अभी इसको हम डिटेल में यहाँ पर करेंगे, पर इसको नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं हम, है ना। मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो, पर जितना पढ़ो आप उतना सीखते जाओ। तो यहाँ से पढ़ने के बाद अगर आप इसको अपनी नोटबुक में कहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक प्रॉपर नोटबुक बना लो, उसको नोट करते चलो जो जो आपको बातें समझ में आ रही है ना। और कोशिश यही रहेगी कि आपको रेगुलर लेक्चर मिलते रहे, तो कि आप बर्डन भी ना आए और आप थोड़ा थोड़ा करके सीखते जाओ, है ना। तो अभी इस क्लास को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं और फिर हम अपनी थर्ड क्लास में मिलेंगे, है ना। वहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट अपना टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, और अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही तो क्या है, हमसे जुड़े रहने के लिए